चलिए फिर रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। हमारे साथ बादल देवनाथ साहब हैं, टीएमसी के नेता हैं। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है बादल देवनाथ साहब, यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव नहीं देखा जाता, दिलों में दूरियां नहीं देखी जाती। आप सिटी के साथ ही आए थे, क्या कुछ सलाह देंगे आप जेटली साहब को? नहीं, मैं देखिए, सिटी मतलब ये आनंद का बात है, मन में खुशी हो रहा है, इसलिए मैंने बजाया। मतलब राजीव जी को, भाजपा को, मोदी जी को, किसी को मैं अपमान नहीं करूं, क्योंकि वो कल्चर है। पहले से हम लोग अलग खेल होगा, खेल मतलब और कुछ नहीं, यही है कल्चर। पॉलिटिक्स को अलग जगह में ले जाना चाहिए। जैसे अमित शाह को मैं हमदिल कहता हूँ, अमित भैया क्यों इतना डर का माहौल पूरे देश में दे दिया? सब डर रहा है, अमित शाह का सब डर रहा है, क्यों ऐसा क्यों है? अलग तरीके से कीजिए, प्यार से कीजिए, प्यार से भाषण दीजिए। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जो भी कच कहते हैं, झूठ कहते हैं, सच कहते हैं, जो भी कहते हैं, प्यार से कहते हैं। लेकिन अमित शाह जी प्यार से नहीं कहते हैं, उनका भाषण ही होता है डर का माहौल। इसलिए मैं कहता हूँ बंगाल के लोग एडुकेटेड है, बंगाल के लोग जानते हैं कल्चर क्या है। पूरे विश्व में बंगालियों का कल्चर अलग होता है। जितना झूठ बोलेंगे वो लोग पहले पकड़ लेगा। और बंगालियों का जो माँ बहन है ना, वो 40 साल से ममता बनर्जी को वोट दे रहा है। 40 साल से ममता बनर्जी के साथ है बंगाल के महिला, वो किसी का बात नहीं सुनता है, जानते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि आपकी जीत का आधार क्या है? क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने काम किया पश्चिम बंगाल में कि आप 187 पर पहुंच गए? लेकिन सुबीर भौमिक साहब, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी अब तक 112 पर थी, फिर 104 पर आई और अब 2 अंकों तक सिमट गई है। 99 सीटों पर आ गई है बीजेपी पश्चिम बंगाल में। इसकी उम्मीद थी, हम आपके प्रोग्राम में निरंतर कहते रहे और आपने देखा होगा कि नाराज होकर भाजपा के कई सारे प्रवक्ता हम पे हमला करते रहे कि मैं तृणमूल का प्रवक्ता हूं। साहब, मैं फिर से कहता हूं कि मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूं, मैदान में काम करके यहां तक पहुंचा हूं और बीबीसी वगैरह जैसे जगह पे काम किया। इसलिए कल भी हमने कहा था कि हमको इनका सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। हमें ये अच्छी तरह से पता था। हाँ, मार्जिन ऑफ विक्ट्री लेकर अभी भी 2 राय हो सकता है, पर तृणमूल जीतेगा इसका कोई डाउट हमको नहीं था। हालांकि भाजपा को जितना सीट मिला है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शन है। इसमें कोई और शक ये जाहिर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, भाजपा ने अपना एक सोशल कोalition बना लिया है जी। जो शेड्यूल कास्ट कुछ हैं, जो राजवंशी हैं, जो झारखंडी ट्राइबल्स हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, ये लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं क्योंकि एक डबल पोलराइजेशन का गेम भाजपा खेलने का कोशिश किया था। वो ये हिंदू मुस्लिम तो एक है, दूसरा है कि ये दीदी का पार्टी, चटर्जी बनर्जी का पार्टी है, बंगालियों का पार्टी है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, सुबीर भौमिक सर, एक सवाल बहुत संक्षेप में सर। ममता बनर्जी कहती हैं कि उन पर हमला हुआ, प्लास्टर चढ़ाती हैं, व्हील चेयर पर रहती हैं। क्या आपको लगता है कि उसने एक इमोशनल फायदा पहुंचाया है टीएमसी को, ममता बनर्जी को? बीजेपी लगातार उसको नाटक करार दे रही थी। ममता बनर्जी नहीं, अनुराग मुझसे सुनो। 1988 में त्रिपुरा के इलेक्शन में हम देखा, सुबह ममता बनर्जी के इस हाथ में प्लास्टर था, शाम को इसमें था। ये सब बकवास हम लोग जानते हैं। ये नाटक वाटक थिएटर से काम नहीं होता। अगर थिएटर से काम होता तो मोदी जी जैसा थिएटर करने वाले लोग कम है। इसलिए ये सब से काम नहीं होता है। बादल देवनाथ ने सही कहा है, बंगाल के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और वो जानते हैं किसके तरफ क्या है। और सबसे बड़ा चीज यही है, ये पहले भी मैं कहता रहा हूं कि बंगाली पॉलिटिक्स के लिए लड़ने मरने को तैयार होते हैं। पॉलिटिकल कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए जो टीएमसी के पक्ष में वो जान लड़ा देगा टीएमसी के लिए, जो भाजपा के पक्ष में वो भी वैसे ही करेगा। ठीक है, थोड़ा नंदीग्राम सुबीर सर मैं आऊंगा, थोड़ा नंदीग्राम भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन राजीव जेटली साहब, शुरुआत में थोड़ी वक्त पहले तक जो अंतर था बीजेपी और टीएमसी का, वो 55 सीटों का था, वो बढ़ता है 63 सीटों का अंतर होता है, 78 सीटों का अंतर होता है और अब 88 नहीं और आंकड़ा बढ़ गया है, 91 सीटों का अंतर हो चुका है। कहां तो आप 200 सीटों को जीतने का दावा कर रहे थे सर, कहां 100 से नीचे आ गए? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। आपके चैनल के ऊपर ये फिगर दिखाई जा रही है, 96 सीटें मैं आपके चैनल के ऊपर देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 3 सीटें वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। ये बात भी शायद सबको कबूल करनी पड़ेगी। कैसा भी कहें उसको, मैं जमीनी हकीकत अलग होती है। मैं बार बार आपके चैनल पे एक ही बात करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा
जो दीदी के सपोर्टर हैं, दीदी को जानते हैं, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई भी नेता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से आता हो, एक आग्रह करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे देश प्रदेश की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कर दीजिए। ठीक है, फेक केसेस मत ठीक है। बनवाइएगा। होता है राजनीति में, हार जीत चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो जो राजनीतिक रूप से पीड़ित परिवार हैं उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। बादल देवनाथ साहब, शायद आपसे सवाल पूछते कि क्या टीएमसी के कार्यकर्ता जो मारे गए इस राजनीतिक हिंसा में उनके परिजनों को भी आप देते 25 लाख रुपए, या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पीड़ितों को ही देते? वो सवाल हो सकता है, लेकिन सुबीर भौमिक, अब जो अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में वो 97 सीटों का नहीं है, वो 101 सीटों का है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीटों का अंतर 100 से ज्यादा हो चुका है। क्या अभी किसी चमत्कार की उम्मीद आपको नजर आती है? बादल, जाऊंगा आपके पास। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चमत्कार की उम्मीद हमारे पास नहीं है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम पहले से ही कहते रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से दावे के साथ कह रहे हैं कि 100 क्रॉस नहीं करेंगे बीजेपी, हम उतना दावे के साथ कह नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा टीम है, हमारे भी बच्चे हैं वहां पर, स्टूडेंट्स। तो एक चीज जरूर है, राजीव जेटली के साथ मैं सहमत हूं कि बीजेपी ने एक स्टेटमेंट जरूर कर दिया है कि उनका एक बेसिक वोट बैंक, वो कहते रहे कि दीदी वोट बैंक बनाती है मुसलमानों के साथ, बीजेपी ने अपना एक वोट बैंक बना लिया है बंगाल में, एक सोशल कोalition बना लिया है, और लेफ्ट आउट हो गया। कांग्रेस को दूरबीन से देखना पड़ेगा। बट यहाँ एक चीज समझने वाली बात है अनुराग, सबसे बड़ा, कि अगर तृणमूल कंफर्टेबली जीतता है तो भारत के राजनीति में कांग्रेस के जगह ये क्षेत्रीय दलों का एक भूमिका आ जाए। अगर कोई मोदी अमित शाह का भाजपा से टक्कर ले सकता है तो वो कौन? यही सब क्षेत्रीय दल। वहां स्टैलिन जीतेंगे या ममता बनर्जी की पार्टी जीतेगी, वो खुद भी शायद जीते अल्टीमेटली, बट अभी तो पीछे चल रही है शायद। बट ये आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं हिंदुस्तान में, खास तौर से लोकसभा के, वहां टक्कर के लिए इनके खिलाफ क्षेत्रीय दलों का जो कोalition वही खड़ा होगा। सर लेकिन सुबीर भौमिक साहब, बहस बहुत लंबी हो जाएगी और सवाल यह कि भानुमति का कुनवा आखिर जुड़ेगा कैसे, और कौन ये कहेगा कि नहीं मुझे पीएम मत बनाइएगा, तब जबकि तमिलनाडु में मैं बहुत बड़ा हिस्सेदार हूं, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा हिस्सेदार हूं, या यूपी में बहुत बड़ा हिस्सेदार हूं, तब जबकि कांग्रेस पार्टी कहेगी कि साहब हम तो लगातार पीएम बनाते रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को। एक लंबी बहस हो जाएगी। बादल देवनाथ, बहुत ईमानदारी से बताइए, सबसे पहले नंदीग्राम में आखिर क्या कमी रह गई कि ममता बनर्जी लगातार पीछे चल रही है नंदीग्राम से? मैं इससे पहले मैं एक कहा सुधीर दा सुन लीजिए, मेरा एक मैं ये कहना चाहता, राजीव जी आप भी सुन लीजिए, सर आप भी सुन लीजिए। मैं उससे पहले एक लाइन कहना चाहता हूं। सर बस केवल नंदीग्राम पहले बता दीजिए, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा। नंदीग्राम में कहां कमी रह गई? कोई कमी नहीं है। 3000 वोटों से पीछे चल रही है ममता बनर्जी। सुनिए ना, कोई नहीं है। आप लोग एंकर है, आपको पॉलिटिक्स नहीं करते हैं ना। ओहो सुधीर दा, एक बोलते जाओ ना, इट्टू बोलते जाओ। जो सुधीर, मैं जो कहना चाहता हूँ, वो एक ब्लॉक है टीएमसी का, एक ब्लॉक है भाजपा का, उसके अंदर भी मुस्लिम वोट है, हिंदू वोट है, 4 जो अंचल जो एरिया है उसमें थोड़ा इधर उधर होगा। मेरे पास जो जानकारी है, एक महीने पहले जो जानकारी है, ममता बनर्जी सबसे कम 1200 वोटों में जीतेगा, और वो 4 अंचल 4 एरिया ठीक रहेगा तो 26,000 वोटों में लास्ट में दिया ममता बनर्जी जीतेगा। आप कह रहे नंदीग्राम भी टीएमसी जीत रही है? ममता बनर्जी जीते रहे, ठीक है, अल्टीमेट जीतने का चांस। सुबीर जी कहिए। जो कहना चाहता हूँ जुदिता आप ही सुनिए। जो सबसे बड़ा भूल भाजपा ने क्या किया जानते? ममता बनर्जी को जब नंदीग्राम में चोट पहुंची, ये लोग पूरे बंगाल में कैलाश जी पहले ममता बनर्जी नौटंकी करने लगे। जब बात, एक लड़का था जो फेसबुक में वायरल, फेसबुक में शेयर कर रहा था भाई, वो जो जब शेयर हुआ था फेसबुक में, देखा जाए 200 लोग ममता बनर्जी को गेट आए, 200 लोग, और वो पहले ठीक है। आप ये भरोसा दिला रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर कि शुभेंदु अधिकारी को हरा देंगी ममता बनर्जी नंदीग्राम से। सुबीर सर इस बात से सहमत हैं, ये कहते हुए कि वोटों का अंतर कम होता जा रहा है। जो लीड 8000 वोटों की थी वो अब घट के 3000 वोटों की रह गई है, इसलिए उनको भी ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ही शायद हार सकते हैं, ममता बनर्जी जीत सकती हैं। राजीव जेटली, ठीक है, राजीव जेटली, ठीक है, बादल देवनाथ साहब एक एक करके। राजीव जेटली,
आपके मुताबिक कहां कमी रह गई? आपने अपील तो कर ली टीएमसी से कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी मामलों में फंसाइएगा मत, ठीक है, सबसे बड़ा कमी कहां रह गई? चोट को लेके देवनाथ साहब सुन लेते हैं, देवनाथ साहब सुन लेते हैं। गलत राजीव जेटली, राजीव जेटली, जो कमी मैं बताने वाला हूं दीक्षित जी, उस कमी का एहसास इस देश का बुद्धिजीवी जो पश्चिम बंगाल को समझता है वो भी कर रहा होगा जी। एक डिवीजन पैदा करना केवल भाषा के आधार पे, अपील करना भाषा के आधार पे कि जो बंगाली भाषी है केवल वही यहाँ रह सकता है। बंगाली भाषी का मतलब, देखिए मैं आज पॉजिटिव नोट में बोल रहा हूँ इस बात को, बंगाली भाषी का मतलब, सुनिए ये देश एक है, सुनिए मेरी बात, दीदी की अपील, दीदी का बाहर से आने वालों को गुंडा कहना, गुंडे बाहर से आए हैं, सुन तो लीजिए। बंगाल में सबसे आज आप बंगाली कल्चर से डिबेट नहीं कर रहे, आज आप बंगाली कल्चर से डिबेट नहीं कर रहे, राजस्थानी लोग, बिहारी लोग, देखिए चुनाव के रिजल्ट बदलते ही बादल देवनाथ चुनाव खत्म हो गए सर, तू मैं छोड़ देते हैं, थोड़ा सीरियस विश्लेषण कर लेते हैं। आज झूठ नहीं बोलूंगा राजीव जी, थोड़ा ठीक है, आज झूठ नहीं बोलूंगा। बंगाल में सबसे नहीं अरे बादल देवनाथ साहब सुन तो लीजिए, जेटली साहब को सुन तो लीजिए। बंगाल में 35% मुस्लिम है, अरे सर गुजराती है, मारवाड़ी है, बिहारी है, झारखंडी है, सुदीप्ता तो है ना, ठीक है, सुदीप्ता तो सांबादिक है, उनके पास से कोई जर्नलिस्ट है, सुदीप्ता के पास से सबसे ज्यादा देवनाथ साहब थोड़ा सुन भी लीजिए, देवनाथ साहब सुन लीजिए, आप जीत रहे हैं, अभी तक जीत का जश्न मनाइए, मुस्कुराइए, लेकिन विपक्ष को भी सुनिए। राजीव जेटली, मेरे पड़ोस में, मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में यहाँ पर बंगाली परिवार रहता है, मिस्टर चैटर्जी, डॉक्टर चैटर्जी। तो मैं जब कलकत्ता से आया तो मैंने उनसे ये बात शेयर करी, मैंने कहा वहाँ एक डिवीजन पैदा किया जा रहा है बंगाली नॉन बंगाली के बीच में, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। उनका ये कहना था कि राजनीतिक सर्वाइवल की वजह से देश के विभिन्न भागों को तोड़ने की जो राजनीति बंगाल के अंदर की जा रही है, इससे हर आदमी दुखी है। हो सकता है कि बंगाल में रहने वाले को ये बात थोड़ा देर में समझ आए, लेकिन जो लोग बंगाल से बाहर रहता है उसे ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मतलब बहुत क्लियर संदेश है कि हम जहां एकजुट होने की बात कर रहे हैं, आप राजनीतिक फायदे के लिए अपने प्रदेश की जनता को अपने देश की जनता के खिलाफ भड़का के उन्हें गुंडे का नाम दे करके संबोधित करेंगे, तो ये राजनीति बहुत देर तक बुद्धिजीवी लोगों को। चलिए राजीव जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तनाव में होंगे, जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में आप बहुत पीछे आ चुके हैं, 101 सीटों का अंतर है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। थोड़ी अच्छी खबरें आपको देश के बाकी राज्यों से भी मिल रही हैं, थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर सामान्य करने की कोशिश करते हैं। असम के लिए आपको बधाई, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दुगना अंतर है, आप 82 सीटों पर आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी 41 सीटों पर आ गए हैं। पौंडीचेरी में भी आप अपेक्षाकृत बेहतर कर रहे हैं। असम में आपके मुताबिक क्या फैक्टर था जिसने काम किया कि आप सत्ता में एक बार फिर आ रहे हैं? इसका जवाब असम में बंगाल की जो डेमोग्राफी है और असम की डेमोग्राफी है उसमें बहुत अंतर है। असम की जो डेमोग्राफी मौजूदा हालातों में है, बंगाल की डेमोग्राफी भविष्य में होने वाली है, तो बंगाल की जनता को भी भविष्य में ये बात समझ में आएगी जो असम की जनता ने बहुत देर से एहसास की है। क्योंकि जिस तरीके का माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन जिस तरीके से असम में हुआ और जो वहाँ के लोगों के लिए चुनौती पैदा हुई, उस चुनौती को असम की जनता ने जल्दी एहसास कर ली, जल्दी तो नहीं करा लेकिन एहसास कर लिया। बंगाल की डेमोग्राफी ऐसी है कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बंगालियों का डिवीजन करके उनको जाति के आधार पर, उनको धर्म के आधार पर, उनको प्रोवोक करके अपना राजनीतिक सर्वाइवल किया जा रहा है। लेकिन जो खतरा है उसका एहसास शायद बाद में होगा, और हम कहना चाहते हैं कि अगला चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होगा वो इस तरीके के एजेंडे पे नहीं होगा जहां पे भाषाओं के आधार पे भेद करके राजनीति की जाएगी। अगला एजेंडा बहुत क्लियर होगा कि क्या हम देश के साथ रहेंगे या हम उन राजनीतिक पार्टियों के साथ रहेंगे जिन्होंने किसी ना किसी तौर में लोगों को भड़का करके, लोगों को गुमराह करके इस तरीके की चुनावी राजनीति की है, जिसका मैं मानता हूं कि एक बार को उनका फायदा जरूर मिला होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि असम में अगर आप 82 सीटों पर बढ़त बना रहे हैं, कांग्रेस 41 सीटों पर सिमटी हुई है, तो जो केंद्र सरकार का डेवलपमेंट का नारा, डेवलपमेंट का दावा है, वो असम में प्रभाव छोड़ रहा है? क्या ये एक बड़ी वजह लगती है आपको?
नेचुरली वहां पे, क्योंकि हमने वहां सरकार चलाई है, हमने टीएम अभी वेस्ट बंगाल में सरकार नहीं चलाई है, तो डेवलपमेंट का टेस्ट वेस्ट बंगाल की जनता ने अभी नहीं लिया है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो चुनाव होता है, यहाँ पे आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में धर्म नहीं होता, यहाँ पर जो लोगों का धर्म है वो उनकी विचारधारा है। तो आप सोचिए, विचारधारा की लड़ाई में इतने उलझे हैं कि डेवलपमेंट जो शब्द होता है उससे कहीं उनको दूर कर दिया गया है। नौकरी किसे कहते हैं, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं, उससे दूर कर दिया गया है। अगर वो एहसास बंगाल में जनता को होना शुरू होगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो चाहे वो कम्युनिस्ट रही हो चाहे वो टीएमसी रही हो, उसका सर्वाइवल में चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो। और ये विकास और इंडस्ट्री की बात असम की जनता ने देख ली है, पश्चिम बंगाल की जनता भी इसका एहसास जल्दी करेगी। सुबीर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे असम के नतीजों पर? मैं आता हूँ, बदल जाता हूँ असम, थोड़ा असम। देखिए, जेटली जी ने तो लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि बंगाल के लोग बेवकूफ हैं और उनको भाजपा से समझना चाहिए कि उनके हित में क्या है। मैं दो चीज बताता हूँ। असम में मैं बहुत साल रहा हूँ, जितना अच्छा बांग्ला बोलता हूँ उतना ही अच्छा असमिया बोलता हूँ और बहुत दोस्त है। असम में बंगालियों का डर हावी है, वहाँ धर्म नहीं, बंगालियों का डर हावी है। और जो 19 लाख लोग जिनका नाम एनआरसी से कट गया है, उसमें 11 लाख बंगाली हिंदू हैं और 5 से 6 लाख बंगाली मुसलमान हैं। वहां एक ही चीज भाजपा के पक्ष में गया, वो ये कि कांग्रेस ने एयूडीएफ के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस का कोई बड़ा हैवीवेट लीडर वहां नहीं है तरुण गोगोई के देहांत के बाद। तो यहाँ भाजपा का जो कैंपेन था कि अगर ये कोalition पावर में आता है तो कार्य मतलब इफेक्टिवली बदरुद्दीन आजमल डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर रहेगा। और वहां कैंपेन क्या था, असम में अपना लोग मियार हाथों ओखम तो दीवो ने की। मैं एसएमईस में कह रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी से बेटर एसएमईस बोलता हूँ मैं, ये कि आप लोग एक मुसलमान के हाथ में क्या देने वाले हो असम को। ये एक बहुत बड़ा चीज भाजपा ने खेला है वहां, हिमंत बिस्वा शर्मा ने और उनके साथ के लोगों ने, कि अगर आपने कांग्रेस को जिताया तो कांग्रेस में कोई तगड़ा एसएमईस लीडर नहीं है, बदरुद्दीन आजमल एयूडीएफ का वो इफेक्टिवली डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर बनेगा। पर जो असम में इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ एनआरसी वगैरह करके, ईस्ट बंगाली फैमिलीज एक बार बांग्लादेश से जो आए हिंदू, उसकी बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे लोग, ब्रांच एक फैमिली का असम में गया, एक यहाँ आ गया, एक त्रिपुरा में गया, तो ये लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ मुस्लिम सुबीर सर ब्रेकिंग की मजबूरी है, आप माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5वें राउंड में भी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने 5वें राउंड में भी अपनी बढ़त बना रखी है। 5वें राउंड में ममता बनर्जी से आगे निकले हैं शुभेंदु अधिकारी। हालांकि वोट का मार्जिन कितना है, कितना अंतर है दोनों के बीच में, ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन 5वें राउंड की काउंटिंग तक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे निकले हुए हैं। सुबीर सर, अगर यही जो आंकड़ा है, यही जो बढ़त है शुभेंदु अधिकारी की, यही नतीजे में तब्दील होती है, आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल हार टीएमसी की एक बड़ी होगी, मनोवैज्ञानिक हार होगी, नैतिक हार होगी ममता बनर्जी की? अगर ममता जी वहां से हारते हैं तो जनादेश को कबूल करके उनको पार्टी प्रेसिडेंट रहना चाहिए। और दूसरा, किसी लीडर को जो गवर्नेंस ज्यादा अच्छा समझता है, ये एजिटेशन पॉलिटिक्स से ज्यादा गवर्नेंस समझता है, वैसे किसी को वहां चीफ मिनिस्टर बंगाल में बनाना चाहिए जो बंगाल में इंडस्ट्री ला सकता है। इस मामले में राजीव जी से मैं एक सहमत हूँ कि यहाँ इकोनॉमी को अगर नजरअंदाज करना है तो ये जनादेश ये साफ होगा अगर ममता बनर्जी हार जाती है कि नंदीग्राम, सिंगूर, ये सब जगह को हाईलाइट ज्यादा करके उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सब जगह हाईलाइट करने से यही जाहिर होता है कि बंगाल में क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि 10 साल पहले अगर वो सत्ता में भी पहुंची थी तो इसी नंदीग्राम और सिंगूर की बदौलत ही पहुंची थी, लेकिन आपने कहा कि अगर वो चुनाव हारती हैं तो कोई और चेहरा सीएम बनना चाहिए। क्या टीएमसी के कैडर में ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री का विकल्प हो सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो संभावना बहुत कम है। संभावना कम है, बट ऐसे नहीं कि टीएमसी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इकोनॉमी समझने वाले लोग भी काफी सारे हैं। उनका अब तक जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा है वो फिक्की के सेक्रेटरी जनरल थे, अमित मित्रा जी,
बहुत अच्छी तरह से इकोनॉमिक समझते हैं, मैं इंडस्ट्री के छोटा सा दीक्षित जी साथ उनका बीच में- कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। बट ये जरूर है कि ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स में तब्दीली लाना पड़ेगा। ठीक है। क्षेत्रीय राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बंगाली इमोशन को मुझे लेकर allow- खेलेंगे, please allow me- आपको मैं गवर्नेंस please में allow me- डिलीवरी जी, एक देना छोटी सी पड़ेगा। बात रखना चाहूँ। ठीक है, मैं ठीक है। allow me, please allow me, जेटली सर मैं please आऊंगा allow आपके me। पास, जेटली साहब मैं आपके पास आऊंगा, एक लेकिन बहुत बादल छोटी सी देवनाथ, बात। बादल मैं- देवनाथ, मैं बादल जा- देवनाथ, बादल देवनाथ, वो नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री सफर की शुरुआत करती है, नंदीग्राम और सिंगूर, ये सुनो ना। उसी नंदीग्राम में अगर ममता बनर्जी 5वें राउंड में भी पीछे चल रही हैं, ये टीएमसी की और ममता बनर्जी की नैतिक हार नहीं है क्या? कोई नैतिक हार नहीं है। इमोशनल का बात मैं अभी कह रहा हूँ और कुछ नहीं कहूंगा। दीदी मुख्यमंत्री होगा और कोई नहीं होगा। नहीं, ये कहना आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है सर, आप उस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी टीएमसी की तरफ से? मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं बनेगा सर, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं बादल देवनाथ, 5वें राउंड में भी अगर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं तो इसके पीछे की क्या वजह आपके मुताबिक? मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। शाम को 8 बजे आपका प्रोग्राम है। अरे सर, आप 11 बजे पूरे चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर देते हैं, 11:50 पर आप नंदीग्राम एक विधानसभा सीट पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये इतना अंतर क्यों? 11 बजे आप सीटी के साथ, 11 बजे आप हाथ में सीटी लेकर बैठे थे मुस्कुराते हुए, राजीव जेटली साहब को पूरी नसीहत दे रहे थे पिछले 50 मिनट से। बताइए तो नंदीग्राम में क्या वजह है? प्लीज मुझे जाना है तो सुन लीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए, मुझे जाना है, प्लीज 1 मिनट टाइम दीजिए। नंदीग्राम में दीदी जीतेगा। मैं कितने बार बताया, 11 बजे से 12 बजे तक मैंने 3-4 बार बताया दीदी जीतेगा। 5 राउंड 6 राउंड 14 राउंड 8 राउंड का बात है, आप देख लीजिए ना। जो बात मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी एक बार सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। डेवलपमेंट का जो बात आपने किया, मैं राजीव जी को फिर एक बार कहना चाहता हूँ, वित्त मंत्री कोरोना काल के समय 1 साल पहले ही बता दिया कोरोना काल के लिए डेवलपमेंट का काम 2 साल के लिए नहीं होगा और एमपी फंड के लिए 30% कटौती किया। कोई एमपी फंड में से कोई डेवलपमेंट काम नहीं होगा। और जो सोनार बांग्ला बात किया है आपने, सोनार बांग्ला बात किया, लेकिन इस बजट में 2000 रुपया दिया, सारे झूठ आपको बंगाल के लोग देख लिया। और दूसरा जो असम के बारे में जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं, मैं 3-4 बार असम में किया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जैसे हर राज्य में मैं घूमता हूँ, वहां पर 12 लाख हिंदू बंगालियों का नाम एनआरसी में नहीं है। 6 लाख मुसलमानों का नाम है। जो हिंदुत्व का बात करते हैं वही लोग हिंदुओं का नाम। मैं 2 साल से मैं लड़ाई कर रहा हूँ। असम में जंतर मंतर में भी 2019 5 सितंबर को मैंने धरना दिया था जंतर मंतर में दिल्ली में। तो वहां पर जो लोग हिंदुत्व का बात सनातन धर्म रखते हैं वही लोग 12 लाख हिंदू का बंगाली का नाम असम में एनआरसी पे नहीं है, उन लोगों का नाम नहीं है तो रद्द कर दिया। तो यही तो प्रॉब्लम है, जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं है। और मैं मोदी जी को सम्मान के साथ कहता हूँ, एक विधानसभा चुनाव के लिए आपको इतने बार 40-50 बार आने का कोई जरूरत नहीं था। आप देश के प्रधानमंत्री है, क्यों खुद का बदनाम खुद कर रहे हैं? हम आपका पॉलिसी के खिलाफ कहता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करता हूँ। हम आप सबको यही बंगाली के लिए जो बंगाली नॉन बंगाली का बात कर रहा है सर, नसीहत बाद में भी देते रहेंगे। कोशिश ये है कि तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं का विश्लेषण बेहतर तरीके से। मिलूंगा शाम तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम अब तक के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आपको शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। हालांकि अंतिम फैसला नहीं है, अभी सिर्फ 12 बजे हैं, 12 भी नहीं बजे हैं, यानी कि बहुत कुछ बदलाव हो सकता है तब, जबकि बड़ी संख्या में सीट ऐसी हैं जहां पर हार और जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन राजीव जेटली साहब, जो चुनावी घोषणा पत्र में आपने बातें कही थी पश्चिम बंगाल के लिए, उनमें से वो चीजें जो केंद्र आगे भी जारी रख सकता है, क्या वो आगे भी जारी रहेंगी या पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव का बर्ताव होगा? हमारे दिल पश्चिम बंगाल की जनता के साथ जुड़ चुके हैं। दिल का मतलब ये होता है कि हमारी कनेक्टिविटी उनके साथ हो गई। उनकी ज़रूरतों को समझा है हमने वहाँ पे, उनके एहसास को समझा है, हमने उनकी भावनाओं को समझा है। और हम एक बिल्कुल ये बात बोलना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हमारा काडर हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए 11,000 करोड़ रुपए का सोनार बांग्ला फंड केंद्र सरकार जारी करेगी, हर पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, 3 एम्स अस्पताल अब भी खोले जाएंगे, घुसपैठ को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ हर घर में एक शख्स को रोजगार भी केंद्र सरकार देगी पश्चिम बंगाल में। क्या ये सब होने जा रहा है?
देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो अधिकार होते हैं उनसे अलग हटते हुए जो केंद्र के पास अधिकार हैं उनके लिए जरूर कार्य किए जाएंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को भी ये देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, वहाँ नहीं है हेल्थ सिस्टम। पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता से बाहर 15 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैं किसी ऐसी प्रदेश से मैं घूम रहा हूं जिस प्रदेश के अंदर अंग्रेज सबसे पहले आके व्यापार करके गए थे। पूरी तरह से वहाँ चीजें चरमरा चुकी हैं, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। तो उन लोगों का ख्याल रखना, उन लोगों का ध्यान रखना, ये सुनिश्चित करेंगे हमारे सभी सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, ये हम उनके लिए हमेशा खड़े रहें और खड़े रहेंगे हम उनके साथ। तो बेहद अहम बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव जेटली साहब कह रहे हैं। राजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और दीपक चौरसिया जी भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो एक बार जरा दर्शकों को बता देते हैं। हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 292 सीटों में 292 सीटों पर ही रुझान आ चुके हैं। जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक टीएमसी 195 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। असम में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, 64 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। 82 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी असम में सिर्फ 41 सीटों पर अपने गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है। केरल की अगर बात, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 234 सीटों में डीएमके के पास 138 सीटें हैं। तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए, यानी डीएमके बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं पौंडीचेरी में सबसे छोटी विधानसभाओं में से एक पौंडीचेरी, जहां कुल 30 सीटें हैं, 25 सीटों के रुझान सामने आए हैं और 25 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो इन टैली का क्या कुछ मतलब है, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे, हर अपडेट आपको बताते रहेंगे।